नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था उसके अनुसार आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूस एक वीडियो आपको 10th क्लास के सोशल साइंस से रिलेटेड प्रतिदिन आपको मिल रहे हैं। आज उसी क्रम में मैं इतिहास जो पुस्तक है 10वीं वर्ग की, जो बिहार बोर्ड पे आधारित है, उसकी पहली चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, उसको लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करेंगे। इससे आपको जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस चीज़ को देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही मैं यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जानकारी जो है अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं कि सोशल साइंस का सारा सिलेबस इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। इसके वीडियो देख करके आप उससे लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो पहला जो चैप्टर है उस पहले चैप्टर का पहला वीडियो सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँगा और यह शब्दों को समझाने का आपको प्रयास करूँगा कि उसका वास्तविक अर्थ होता क्या है। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चैप्टर का नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। वह कैसे शुरू हुआ और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि यूरोप जो है क्या है, एक महादेश है। और यूरोप जो है वह क्या है, एक बहुत ही सारे चीज़ों का एक प्रकार आप कह लीजिए कि यह सेंटर रहा है शुरुआत से ही, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत पहले हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ के डेवलपमेंट की वजह से ही यह अन्य जो महादेश हैं उनके अंदर जितने भी देशें हैं उन पर इनका अधिकार हुआ करता था। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें खासकर यूके की, तो यूके एक इस तरह का देश था जहाँ के कभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था उनके उपनिवेशों के अगर हम जोड़ के बात करें तो। ठीक है। तो यह यूरोप आप जानते हैं कि क्या है, एक क्या है, महादेश है। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, कहाँ की राष्ट्रवाद की बात हो रही है, याद रखिएगा कि हम लोग कहाँ की राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, यूरोप की। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब राष्ट्रवाद से क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी आप पढ़ें तो शब्दों के अर्थ को ज़रूर समझने का प्रयास करें। ठीक है। जब शब्दों के अर्थ आप समझ जाएंगे तो वह टॉपिक भी आपको खूब आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। और अगर कुछ कठिनाई भी हुई तो आप इतनी तो समझ ज़रूर डेवलप कर लेंगे कि आपके प्रश्न के उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। मैं यह नहीं कर रहा कि शब्द के अर्थ आप केवल समझ लेंगे तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हाँ, मोटा मोटी आपको यह पता होगा कि यह किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाद। क्या है, वाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ISM। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको वाद से क्या मतलब होता है। ISM अगर लगा हुआ रहे लास्ट में तो क्या मतलब होता है। देखिए, किसी भी शब्द के अंत में, जहाँ तक आप पॉलिटिकल साइंस की या हिस्ट्री में इस तरह के शब्द आप देखेंगे तो अगर वाद लिखा हुआ है लास्ट में, जैसे राष्ट्रवाद, ठीक है, मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद, समझ रहे बात को, तो ये सारे जो वाद होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इसकी इंग्लिश जो होती है, जैसे अगर यहाँ पर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्र को नेशन बोला जाता है और राष्ट्रवाद को नेशनलिज्म बोला जाता है।
ठीक है ना। देखिए अब आ गया ना लास्ट ISM। ISM अगर रहे तो यह क्या है, यह एक विचारधारा है। क्या है? एक विचारधारा है। ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी शब्द में ISM आपको दिखता है तो आप यह समझ जाएं कि यह किसी विचारधारा की बात कर रही है। अब और किसी शब्द के अंत में वाद लिखा हुआ रहे तो भी वह विचारधारा का ही बात कर रहा है। आइए हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। आगे हम लोग चलते हैं इसके कंटेंट पे कि ये किस प्रकार बात करता है, उसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा डिटेल्स में कि राष्ट्रवाद कहते किसको हैं। एक बात बताइए, क्या आप अगर भारतीय हैं और किसी अन्य देश के साथ जब आपका क्रिकेट या कोई अन्य खेल हो रहा हो या किसी तरह का संबंध स्थापित करने की बात हो, भला बुरा बात करने की बात हो, अच्छे बुरे की समझ डेवलप करने की बात हो या किसी अन्य डिसीजन लेने की बात हो, तो आप क्यों जो है भारत का सपोर्ट करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सारे लोग भारत के सपोर्ट करते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कुछ उससे अन्य बात के समर्थक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम लोगों की संख्या जो होती है वह अपने देश के प्रति जो है वह चाहे वह गलत स्थिति में हो या बुरे स्थिति में हो, वह फिर भी जो है अपने देश के लिए समर्थन में खड़ा होते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? अपने देश के प्रति कुछ करने की इच्छा, कुछ अच्छा सोचने की इच्छा, उससे एक प्रकार का अटैचमेंट है ना, उससे एक प्रकार का अपनापन। जब अपने राष्ट्र के प्रति जब एक लगाव डेवलप हो जाए, एक सांस्कृतिक कारण से, सामाजिक कारण से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी आपका क्षेत्र विशेष हो सकता है, चाहे वह सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, एक प्रकार की जब आप में एकता डेवलप करने पर बात होती है। यह जो आप ध्यान रखिएगा क्या काम करता है, एकता डेवलप करने का काम करता है। तब वह जो विचार होता है वह क्या होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। जब अपने राष्ट्र के लिए, किस चीज़ के लिए, जब अपने राष्ट्र के लिए आप एक हो कर करके, चाहे वह सामाजिक तरीके से हो या सांस्कृतिक तरीके से हो या राजनीतिक किसी भी तरीके से हो, जब आप अपने विचार एक क्षेत्र विशेष के प्रति यूनाइट हो कर करके उसके अच्छे करने के लिए, उसके प्रति आदर समर्पित करने के लिए, आदर दिखाने के लिए जब आप व्यवहार करते हैं, जब आप कार्य करते हैं, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, राष्ट्रवाद बोला जाता है। ठीक है। अच्छा ठीक है साहब, मैं समझता हूँ कि आप इतने से समझ में आपको आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा होगा आपको समझ में तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अच्छा ठीक है। यह जो है कब का ये कॉन्सेप्ट है, कब से जो है इसका विकास डेवलप हुआ, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी से यह डेवलप होता हुआ माना जाता है। और इसकी शुरुआत जो होती है फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है ना, जिसको माना जाता है कि यह राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है यहीं से हुआ था। और इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पर जो निरंकुश वाद की जो व्यवस्था बनी हुई थी, राजा जो है एक प्रकार का इस तरह का व्यवहार कर रहा था कि वहाँ की जनता जो है वह काफ़ी कष्ट में थी और वे लोग एकजुट होकर के जो राजशाही व्यवस्था थी उसको पलट देते हैं और परिवर्तन कर देते हैं, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जनता जो होते हैं वह त्राहिमाम त्राहिमाम कर करके चिल्लाते रहते हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही होती है, उनकी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं वह भी वहाँ पर पूरी नहीं हो रही होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं ना सिर्फ आपको फ्रांस में बल्कि अन्य देशों में, पोलैंड, हंगरी, यूनान। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा कि ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, यह सिर्फ एक उदाहरण है।
इस तरह की चीज़ें जो है और भी देशों में पनप रही थी। अपने देश के प्रति जो लोग थे वह एक यूनिटी के रूप में उसको दिखाना चाह रहे थे। अपने देश के प्रति जो है क्या करना चाह रहे थे, अपने देश के प्रति आदर सम्मान उसको समर्पित कर रहे थे। उसके लिए कुछ करने की भावना होती थी, उसके लिए मर मिटने की जो है वह सोच रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखिए क्या कहता है, राष्ट्रवाद को यहाँ पर फिर से परिभाषित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। थोड़ा सा इसको आप लाइन को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। राष्ट्रवाद क्या है, समान अर्थ क्या लगाया जाता है, अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास। मैं पहले भी बताया था कि आप जहाँ रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उसके प्रति आपकी सोच हो जो है वह लगाव जो है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। चाहे उसका आधार कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे, आवासीय आधार पे, किसी भी प्रकार से जो है वह देश का, राष्ट्र का निर्माण हो, उसमें आप देखेंगे कि एक अटैचमेंट डेवलप होगा। और धर्म भी जो है ना वह एक प्रकार से आधार के रूप में कार्य करता है राष्ट्रवाद को डेवलप करने में। ठीक है, एक यहाँ पर बहुत बड़े दार्शनिक अर्नेस्ट रेनर का नाम देखिए, रेड करके मैं यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हूँ। वह जो है उन राष्ट्रवाद को एक नई और व्यापक परिभाषा के रूप में वर्णन करते हैं। और एक और विचारक जो हैं, फ्रांसीसी विचारक शारियू करके हैं, वह भी जो है इसी तरह की कल्पना करते हैं। और वह कहते हैं कि कल्पना दर्श की रचना अपने चित्रों के द्वारा की है। ठीक है ना, कुछ राष्ट्रों की पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों द्वारा की गई है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, कहने का मतलब यह है, आप देखिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक टर्म जो है उसको समझाना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। तो राष्ट्रवाद जैसे मान लीजिए कि हमारा देश है, ठीक है ना, और हमारा देश जो है उस देश के प्रति हम किस प्रकार से जो है लगाव रखते हैं। ठीक है, और हमारा देश जो है वह यहाँ के लोग से किस प्रकार से एक अटैचमेंट फील करता है, अपने देश के प्रति क्या कुछ करना चाहता है व्यक्ति, अपने देश के लिए जो है वह मर मिटने के लिए तैयार है। एक ऐसा फीलिंग है ना कि वह देखा तो नहीं जा सकता है लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए व्यक्ति अपनी जान तक कुर्बान करने की बात करता है। और यह व्यवस्था जो है सर्वप्रथम यूरोप से इसलिए मानी जाती है कि वहाँ पर डेवलपमेंट पहले आया, लोग जागरूक पहले हुए, अपने देश की स्थिति खराब जो थी उसको परिवर्तन किए और वहाँ से अपने डेवलपमेंट की गाड़ी को आगे बढ़ाए। ठीक है ना, हम लोग यह जानते हैं कि फ्रांस में जो राजशाही व्यवस्था थी उसको कैसे वहाँ पर जो आम नागरिक थे उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं और फिर एक डेमोक्रेट सरकार का गठन होता है। हालांकि बाद में कई बार जो है वहाँ पर संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं, है ना, इस तरह के परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और स्लाइड मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। हालांकि इसमें बहुत चीज़ मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि यह जो देख रहे होंगे कि 1789 की क्रांति की चर्चा मैं पहले भी किया हूँ और नेपोलियन की चर्चा जो है यहाँ पर आई है। तो नेपोलियन की चर्चा जो है इसके बाद वाला वीडियो जो बनेगा, नेपोलियन का राष्ट्रवाद पे क्या प्रभाव पड़ा है उसकी विस्तार से हम लोग बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि नेपोलियन कैसे जो है पूरे विश्व व्यवस्था को जो है प्रभावित करने का कार्य किया, कैसे वह जो है राष्ट्रवाद को आगे ले जाने में सहायक हुआ। ठीक है, और भिन्न भिन्न देशों में उसके क्या प्रभाव हुए, है ना, इन सभी बिंदुओं पे हम पार्ट वाइज जो है हर चीज़ की चर्चा करते रहेंगे और आपको निश्चित रूप से इससे लाभ भी होता रहेगा। तो आज इस चैप्टर के पहले अध्याय में हम सिर्फ यह समझे हैं कि राष्ट्रवाद जो है वह क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद
की अवधारणा क्या है, यानी कि अवधारणा कहने का मतलब आपको वह कैसा नज़र आता है, वह किस प्रकार आप उसको देखते हैं, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। और राष्ट्रवाद की बात जब हम लोग करेंगे तो इसमें कई सारे थिंकर्स भी जुड़ेंगे, हालांकि यह इतिहास का टॉपिक है तो यहाँ उसी नज़रिए से हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है, कह लीजिए सब्जेक्ट नहीं, एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि पॉलिटिकल साइंस में भी इस पर बात होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप अभी तक इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से राष्ट्रवाद क्या है यह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होगा। और मैं जाते जाते आप लोग से एक बार फिर से अपील करूंगा कि अगर यह मेरी शुरुआत आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक, आप अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि और जो लोग हैं जो 10th की परीक्षा देने वाले हैं उन तक यह चीज़ें पहुंच जाए, ठीक है। साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि जब एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाला होगा उसके कुछ समय पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, मैं जो है आपके लिए क्यूज भी अभी तक कराते रहा हूं। उस क्यूज की सहायता से हमारे साथ बहुत दूर दूर के बच्चे जुड़े हुए रहे हैं और उनसे उनको लाभ भी मिला है। अगर ये सारे कंटेंट आप देखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि यह 90% से कम आपको मार्क्स सोशल साइंस में आएंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं और फिर नई वीडियो के साथ आपके समझ में फिर से उपस्थित होऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।